नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। इस समय पूरे देश में महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी संकट की ही चर्चा है। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक एक ही बात हो रही है, शिवसेना पर अब किसका हक होगा। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में हैं, दावा कर रहे हैं कि 40 से ज्यादा शिवसेना के विधायक उनके साथ हैं। सवाल ये कि उद्धव ठाकरे के पास कितनी शक्ति बची है, कितने विधायकों का समर्थन है, पार्टी कितनी एकजुट है। सीएम की कुर्सी बचाने के लिए अब वो अगला सियासी दांव कौन सा चलेंगे। शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत के बीच उद्धव ठाकरे के लिए केवल एक अच्छी खबर है, एनसीपी ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत एनसीपी के कई बड़े नेता उद्धव ठाकरे से अब से थोड़ी देर के बाद ठीक शाम 6:30 बजे मुलाकात करने वाले हैं। सरकार आगे कैसे काम करेगी, इस पर चर्चा की बात एनसीपी कह रही थे। एनसीपी ये भी कह रही है कि उद्धव ठाकरे के वो साथ हैं, लेकिन सवाल बाहरियों के समर्थन का नहीं है, सवाल पहले शिवसेना की अपनी ताकत का है। जब शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक ही उद्धव का साथ छोड़ चुके हैं, तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि महाविकास आघाड़ी सरकार खुद अल्पमत में आ गई है। एनसीपी के समर्थन का सियासी मतलब अब क्या रह गया है। बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से बागी विधायकों की संख्या 40 तक पहुंच चुकी है, ऐसे में शिवसेना में क्या उद्धव ठाकरे के ही अस्तित्व पर बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता। शिवसेना अभी भी सरकार बचा लेने का दावा कर रही है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सभी इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। आपने सुना उन्हें, आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, कहते हैं कि मेरी आंखों में पानी कोरोना की वजह से है। ये मत सोच लेना कि वर्षा बंगला छोड़ दिया तो मैंने ये लड़ाई छोड़ दी है। अपनों पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं आदित्य ठाकरे, चुनौती भी दे रहे हैं। ठाकरे और शिवसेना के नाम का इस्तेमाल किए बिना मैदान में जाकर दिखाएं। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, अहम सवाल ये। पार्टी हाथ से जा रही है, सरकार फिसल रही है, कह रहे हैं मैंने जिद नहीं छोड़ी है, मेरी जिद अभी भी कायम है। महाराष्ट्र के इस बड़े सियासी संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। हम सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी के प्रवक्ता, भरत कुमार राउत, पूर्व सांसद हैं। आपकी भी हम राय लेंगे। समीर देसाई शिवसेना की ओर से पक्ष रखेंगे और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। बार बार उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मैंने जिद नहीं छोड़ी है, लेकिन ये जिद उनके काम भी नहीं आ रही है। जो बागी थे वो अब भी बागी हैं, लौट के घर नहीं आए हैं। नहीं मीनाक्षी जी, मेरा ये साफ मानना है कि एक तो 40 का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा एग्जैजरेटेड है, चाहे फोटो पे कुछ भी दिखा दे। कुछ इसमें से एमएलसी है, कुछ पूर्व विधायक है, तो एक तो 40 का आंकड़ा है नहीं। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं लास्ट टाइम भी आपके शो पे, आपने जब मुझे मौका दिया मैंने ये बात कही थी, सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ पता चलेगा तो वो आ जाए। आसाम छोड़े, आसाम में बाहर है, आ जाए मुंबई, मुंबई उन्हीं का शहर है, महाराष्ट्र उन्हीं का राज्य है, आ जाए सूबे में, थोड़ा आए, फ्लोर ऑफ द हाउस आए, देखिए किसके पास कितने नंबर है। मैं आपको आपके शो पे बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, स्पीकर ने, डेप्यूटी स्पीकर जो इस वक्त स्पीकर है, उन्होंने प्रक्रिया शुरू की है। जिन लोगों ने व्हिप का उल्लंघन किया उनको सस्पेंड किया गया है। बाकी लोग जो चाहते कि सस्पेंड ना हो वो आ जाए महाराष्ट्र, आ जाए मुंबई, यहां पर हम सब रुके हुए, और फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी ताकत दिखाए या एकजुट हो जाए। सरकार नहीं गिर रही है, इसे आप रिकॉर्ड करना और इसे आप प्ले करना। ठीक है, ये आपका अपना दावा है, संजय राउत भी कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर विवेक सिंह, ये जो दावा है, दावे से इतर अगर हम अभी हकीकत देखें तो 40 विधायकों का समर्थन यदि एकनाथ शिंदे के साथ है, और वो इसका दावा बहुत ही पुख्ता तौर पर कर रहे हैं। आज खुद एकनाथ शिंदे से मैंने जब बात की इंडिया टीवी पर, तो उन्होंने ये कहा कि संजय राउत एक तरफ तो कहते हैं बड़े नेता हैं, बातचीत करने की बात कहते हैं, लेकिन बातचीत तो हम पहले भी करना चाहते थे, बात हो कहाँ रही थी। हमारी नाराजगी उद्धव ठाकरे से नहीं है, हमारी नाराजगी इस गठबंधन से है। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल। देखिए, जितना कॉन्फिडेंस के साथ अभी बोला गया कि शिवसेना के विधायक जो है शिवसेना के पास है, काश इतना कॉन्फिडेंस उद्धव ठाकरे जी के पास होता, बहुत सुंदर बात होती। देखिए, बात यह है कि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, लगातार बुलाया जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, बात यहाँ पे यह है कि जो उद्धव ठाकरे जी है, उन्होंने कहीं ना कहीं साइड लाइन किया और उन्होंने ही जो है बीज बोया है। अगर अभी बात किया जा रहा था कि 40
समर्थकों का मीन 40 विधायकों का साथ नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या शिवसेना के पास कितने विधायक हैं? अगर शिंदे जी के साथ 40 विधायक नहीं है, अगर आप देखिए तो उनके पास लगभग इंडिपेंडेंट को जोड़ दे दे तो 45 से 50 विधायक है। कम से कम उन्होंने कल जो गवर्नर को चिट्ठी लिखा उसमें उन्होंने बोला है 34 लोगों का सिग्नेचर है, 38 तो उनके पास आज भी दावा करें, अगर सब हम मान लें तो 45 के आसपास जाता है। तो आप कह रहे हैं कि उनके पास नहीं है, तो आप फिर बता दीजिए तहसीन जी कि फिर शिवसेना के पास कितने विधायक है? शिवसेना हार चुकी है, उद्धव ठाकरे जो है विलाप कर रहे हैं और आप यहाँ कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। मेरे ख्याल ये सवाल प्रोफेसर विवेक जी आप तहसीन से सिग्नेचर कहाँ से आ रहा है? ये इसका जवाब समीर देसाई जी दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। शिवसेना नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी मैं एक लाइन में दे दूं जवाब? अच्छा ठीक है बोले, जवाब दे दूं? बोले जी। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसे कुछ चिट्ठियां और ऐसे कुछ सिग्नेचर्स देवेंद्र फडणवीस जी ले गए थे गवर्नर के पास। 160 180 क्या हुआ हमें पता चला फ्लोर ऑफ द हाउस। इसलिए साहब मैंने जो कहा उस बात को आप गहराई से सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि आपकी जो ताकत है वो सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे साबित होगी। अगर आपको लगता है मेरे पास नंबर नहीं है, आप बीच में मत बोलिए सर, ये इंडिया टीवी है, बीच में मत बोलिए सर, हमारी सरकार गिर रही है, मत बोलिए ना, मेरी बात जवाब तो दीजिए। जब ये आप स्वीकार करते हैं, मैं इस बात को बड़ी गहराई से मानता हूँ और मैं इसको बहुत गहराई से समझता हूँ, और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए ना, आपके पास कितने विधायक है? आपके पास 10 भी नहीं है, सिंगल डिजिट में नहीं है आपका। ठीक है, इसमें तहसीन हम 1 to 1 में जाएं। हम समीर देसाई जी से पूछ लेते हैं कि शिवसेना की ताकत एक्चुअली ऑन ग्राउंड कितनी है। बीच में बोलते हो। ठीक, तहसीन में लौटूंगी आपके पास। समीर जी आप ही बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ कितने विधायकों का समर्थन है? बोलिए ना। ठीक है समीर जी, कितने विधायकों का समर्थन है उद्धव ठाकरे के साथ? मीनाक्षी जी, इस समय मुंबई महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 विधायक चुनकर आए हैं, और ये चुनकर आए हैं धनुष्य बाण के निशानी में और उद्धव जी के नेतृत्व में। तो मैं आज भी समझता हूं कि शिवसेना के पास 55 विधायक है। एक दूसरी बात, तहसीन जी ने सही कहा कि ये जो ताकत है, ये जो संख्या है, ये संख्या का खेल जो है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही तय होगा। स्टूडियो में बैठकर मेरे या आपके या तहसीन के या और किसी के कहने से ये फ्लोर ऑफ द हाउस का जो मसला तय होने वाला है वो यहां पर होने से रहा। लेकिन एक बात यकीन से है कि विधायक जिसके पास हैं, किसके पास कितने हैं या नहीं है, महाराष्ट्र का हर एक शिव सैनिक ये उद्धव ठाकरे साहब के साथ है। और मैं समझता हूं कि शिव सैनिक जहां पर है, शिवसेना वहां पर है। ये अगर वाकई में आपका दावा है, इस दावे में कितना दम है, इसको थोड़ा सा आप जस्टिफाई ऐसे करिएगा कि गुवाहाटी में बैठे हुए फिर वो तमाम विधायक कर क्या रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। आज जितने बागी विधायकों से हमने बात की, इंडिया टीवी ने चर्चा की, उनका सबका कहना है कि हमारे उद्धव ठाकरे से नाराजगी बस इतनी है कि हमें इस गठबंधन में नहीं रहना, महाविकास अघाड़ी में नहीं रहना। मीनाक्षी जी, 2.5 साल गठबंधन में रहने के बाद सरकार के सारे सुविधाएं, सरकार के सारे अच्छे कामों का फल ये लेने के पश्चात 2.5 साल के बाद अगर कोई ये कहता है कि इस गठबंधन में मुझे नहीं रहना है, तो आई थिंक देयर इज टू मच टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। 2.5 साल लगता है क्या किसी को अवेकनिंग के लिए कि मुझे इस गठबंधन में नहीं रहना है? तो मैंने इसके लिए कहा कि मैं बहुत सकारात्मक हूं, मैं बहुत आशावादी हूं। ये सारे ही शिव सैनिक हैं, ये सारे ही हमारे ही हैं, और ये सारे ही फिर एक बार उद्धव साहब के साथ खड़े दिखेंगे और फ्लोर ऑफ द हाउस के में फिर एक बार उद्धव साहब यशस्वी होते हुए आप सबको दिखाई देगा, पूरे देश को दिखाई देगा। समीर जी देखिए, आपकी भाषा और संजय राउत की भाषा में इतना जमीन आसमान का फर्क है कि वो तो खुलेआम धमकी देते हैं, जरा मैदान में आकर दिखाएं। ये कहते हैं कि बिना मेरी तस्वीर के, बिना उद्धव जी की तस्वीर के फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर दिखाएं। खैर चलिए, ये अपना अपना तरीका होता है अपनी बातों को रखने का। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। आज हम एनसीपी का टेक इस पे देख रहे थे, कहा कि हम हर वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं, हम हर हाल में उनके साथ हैं। सरकार गिरती है या नहीं गिरती है, हर परिस्थिति में हमारा पूरा सपोर्ट उद्धव ठाकरे के साथ है। कई दफा तो ऐसा लगता है बृजमोहन जी कि बाहरियों का सपोर्ट लेते लेते उद्धव जी अपनों का सपोर्ट खो बैठे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूं।
हम लोगों का जो समर्थन है वो तो है ही, और आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को उनकी खुद की पार्टी में भी भरपूर समर्थन है। ये जो लोग सामने आपको दिख रहे हैं, ये इनका दिखना और इनका साथ छोड़ना दोनों में अलग अलग फर्क है। क्योंकि जो माननीय विधायक इस समय असम में है, उसमें से कितने विधायक, ये जो एक नया टूल किट इस देश में आया है, टूल किट ईडी, टूल किट इनकम टैक्स, टूल किट सीबीआई, तो पता नहीं कौन सा टूल किट से क्या हो रहा है, ये कहना बड़ा भी मुश्किल जा रहा है। लेकिन ये बात मैं फिर भी कहता हूं कि जिस दिन ये विधायक महाराष्ट्र की जमीन पर आएंगे, जिस दिन ये महाराष्ट्र की विधानसभा में आएंगे, उस दिन ये सारे के सारे लोग शिवसेना के साथ ही खड़े हुए दिखेंगे, क्योंकि ये इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर इनको मिल रही है, जी जी बिल्कुल, बोले अपनी बात। अगर अगर इन लोगों को चुनाव जीतना है तो बगैर शिवसेना के चुनाव चिन्ह के, बगैर आदरणीय बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब के फोटो के बगैर ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ये इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश महाराष्ट्र के लिए भी है इस समय, क्योंकि महाराष्ट्र में जिन लोगों ने शिवसेना को ध्यान में रख के इन लोगों को निर्वाचित किया था, उन सब लोगों में भी इस समय मन में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। नहीं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे केवल शिवसेना को ये वोट मिले थे या फिर वो उस युति को मिले थे जो बीजेपी और शिवसेना जिसके साथ मैदान में गई थी, इस पर भी फिर विवेचना करनी होगी हमें। हमारे साथ नाना पटोले जुड़ गए। मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगी। बहुत स्वागत नाना पटोले जी इंडिया टीवी पर आपका। सर, राजनीतिक संकट कितना बड़ा आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर? देखो, कोई राजनीतिक संकट नहीं है। ये बीजेपी के जो 3 कार्यकर्ता है पूरे देश में, बीजेपी केंद्र की सरकार ने जो लगा के रखी है, एक ईडी है, एक सीबीआई और एक इनकम टैक्स है, और उन्हीं का कमाल है ये तीनों कार्यकर्ता का। उनके चाबुक के आधार पर ये महाराष्ट्र में राजकीय अस्थिरता निर्माण करना, और उसी आधार पर ये खेल चल रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कट है कि एकनाथ शिंदे और उनके कई एमएलए वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ वो उनका तो जो बीजेपी का जो प्रस्ताव है उनके पास कि वो मर्ज होना चाहिए शिवसेना से, नहीं तो ये प्रस्ताव उनको एक्सेप्ट नहीं है कई एमएलए को, और उसी आधार पर ये पूरी अस्थिरता निर्माण कर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता का और महाराष्ट्र की जनता का और महाराष्ट्र का अपमान करने का काम बीजेपी डिसाइड करके कर रही है। ये बात अब स्पष्ट हो गई। राज्य की जनता ये सब बात को समझती है, और ये फ्लोर टेस्ट करने के लिए क्यों घबरा रही है? आ जाना चाहिए इनके पास। अगर 50 का आंकड़ा हो गया तो ये फ्लोर टेस्ट को भी डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका बहुमत नहीं हो सकता है। जैसे वो अंधेरी की सरकार बनाई थी बीजेपी ने आनंद फानन में, तो वही दोबारा। नाना पटोले जी, ये 1 दर्जन विधायकों पर लागू होता है या 40 शिवसेना विधायकों पर लागू होता है? सभी के सबको ईडी सीबीआई का डर है या सभी को खरीद लिया गया है इतनी बड़ी संख्या में? 30 एमएलए आज भी हमारे संपर्क में है। वो नहीं चाहते उनके साथ रहने के लिए, लेकिन जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री बाढ़ की परिस्थिति को छोड़कर ये एमएलए के रखवाली में लगे हुए हैं, और बीजेपी जिस तरह से ये खेल खेल रहे हैं ये सब लोग देख रहे, ये सब जनता समझती है। और रही बात, मैं सुन रहा था आपकी कि शिवसेना ये बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में थी, बीजेपी सेकंड थी। शिवसेना के आधार लेकर बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी हुई है और आज शिवसेना को खत्म करना चाहती है। आपको मैं बताता हूं कि हमने कल ही बता दिए कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस समय आया है तो इनके मंत्रियों को प्रॉब्लम है तो हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना जिंदा रहना चाहिए। शिवसेना पार्टी खत्म नहीं होना चाहिए, बाला साहब ठाकरे की पार्टी खत्म नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस की भूमिका है। हम सत्ता के बाहर रहेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, ये भूमिका हमने रखी है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि शिवसेना खत्म हो जाए। जिस घर में इनको पनाह दी उसी घर में दिमक की तरह उसी घर को बर्बाद करने का प्लान जो बीजेपी कर रही है केंद्र में बैठकर, ये महाराष्ट्र की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं, लेकिन जितने बागी विधायकों से हम चर्चा कर रहे हैं उनका कहना यह है कि हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलने वाले हैं और जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा उन्हीं के साथ हम सरकार में कैसे रहें। देखो, पीडीपी का उदाहरण सबके साथ है। पीडीपी जिसका बीजेपी ने कश्मीर में उनके साथ क्या शादी नहीं बोलेंगे, मैं सरकार बनाई थी,
और फिर 3 साल के बाद सरकार तोड़ दी, तो उनका हिंदुत्व बराबर रहा। अब ये जो बागी लोग हैं, इनका हिंदुत्व जाग गया। तो मुझे ये पूछना है कि ये जब एकनाथ शिंदे जी जब 2014 से 2019 तक फडणवीस की सरकार में मंत्री थे, यही इस्तीफा लेके घूमते थे कि फडणवीस हम लोगों को तकलीफ देती है, बीजेपी हमको तकलीफ दे रहा है, और इस तरह की इस्तीफा लेके अब कभी दोबारा बीजेपी से हम लोग अलायंस नहीं करेंगे, यही बोलते थे। लेकिन ये सरकार में चलता है, ये बहानेबाजी है। ये बहानेबाजी सिर्फ इसके लिए है, ये कोई हिंदुत्व और बाला साहब का ये इशू नहीं है, ये इशू है सिर्फ ईडी का है। और जो शिंदे जी की बात करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एएनआई का अलग से इंक्वायरी चल रही है वाजे प्रकरण में, उसमें भी इनका नाम है शायद। ईडी की अलग इंक्वायरी चल रही है। बहुत सारा इशू है जो सबको पता है, महाराष्ट्र में तो सबको पता है, लेकिन मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पता नहीं होगा। लेकिन ये बातें अब सब खुल के सामने आना शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जिस दिन अगर विधानसभा में ये सब लोग आ जाएंगे, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार की जीत होगी। सर, आप ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के पास वाकई इतनी संख्या बल है, तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं कॉल करते हैं? आप लोग आप लोग क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल करते हैं? कोशिश तो ये हो रही है ना कि 12 विधायकों को अयोग्य साबित कर दिया जाए, अभी तक तो नहीं हो पाए हैं। देखो, जब कानूनन जब कार्रवाई शुरू हो जाती है, विधानसभा अध्यक्ष, मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष था, जब ये प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया को थोड़ा समय लगता है, और जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब वो इशू नहीं है। लेकिन जो है आज इनके पास जो संख्या है, वो संख्या के साथ एक बार आ जाए ना, एक बार हाउस में। आपको क्या लगता है कितने ऐसे विधायक जो इस वक्त गुवाहाटी में बैठे हैं, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के समर्थन में हैं? 30 एमएलए उनके कांटेक्ट में हैं और उनसे बात कर रहे हैं, और खुद एकनाथ शिंदे भी उनसे बात कर रहा है। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर उद्धव ठाकरे को वर्षा बंगला छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? खुद उद्धव ठाकरे को ये एक इमोशनल कार्ड खेलने की क्या आवश्यकता थी कि हमें हमारे अपनों ने धोखा दे दिया? ऐसा लगता है वो सरेंडर कर रहे हैं। नहीं, एक बात उन्हें है कि मुझे अब एक सामान्य शिवसैनिक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना, ये मेरा सपना है, और उसके लिए मैं तैयार हूं। उन्हें ये भी बात कही है, और इसलिए उन्हें वर्षा बंगला छोड़ा होगा, वो उनकी बात होगी, क्योंकि उनके मन में क्या है वो हम समझते नहीं है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि उन्हें जो जाते जाते यही कहा था कि मैं सामान्य शिवसैनिक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, और वही सपना पूरा करना चाहते होंगे, और इसलिए उन्हें वर्षा बंगला छोड़ के अपने घर चले गए। बहुत शुक्रिया नाना पटोले जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, नाना पटोले ने साफ कहा कि कोशिश यही है कि सरकार बची रहेगी, और दावा भी यही कि 20 विधायक अभी भी ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे गुट में हैं और वो उद्धव ठाकरे से डायरेक्ट संपर्क में हैं। अगर वाकई में संपर्क में हैं तो फिर ये रस्साकशी अब क्यों चल रही है? प्रोफेसर विवेक सिंह, क्या वजह रह जाती है अब फिर ये रस्साकशी क्यों? देखिए, वजह एक ही है, और वजह है विचारधारा। देखिए, जब आप अपने विचारधारा को भूल जाते हैं या तिलांजलि दे देते हैं, तो अंततोगत्वा वही होता है जो आज हमको देखने को मिल रहा है। देखिए, हम शिवसेना को किसी और पार्टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शिवसेना की एक अपनी विचारधारा थी, और वह उसी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा पे चलती थी। जब शिवसेना अभी जो है 3 साल पहले जब सरकार बनी, इतना उन्होंने यू टर्न ले लिया, इतना ज्यादा उसमें परिवर्तन हो गया, तो जाहिर सी बात है जो आपके विधायक थे उनके मन में जो मतभेद था, वो मनभेद में परिवर्तन हो गया। लेकिन एक बात जो नाना पटोले भी कह रहे थे, और यहाँ पर सुमीर देसाई ने भी कहा, नहीं विवेक जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। एक बात जो नाना पटोले ने भी कहा, सुमीर देसाई ने भी कहा, उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक सरकार की सत्ता की मलाई खाने के बाद हिंदुत्व याद आया, तो ये केवल मामला हिंदुत्व का तो नहीं है। देखिए, मामला मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर 2-3 चीजें यहाँ पे हैं। एक तो विचारधारा का है, अगर आपकी विचारधारा से प्रॉब्लम हो सकता है मनाया गया हो, समझाया गया हो, और उनको लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन जब उनको लगा कि अब यहाँ नहीं हो सकता है, हमारी विचारधारा जो थी। और देखिए, एक मीनाक्षी जी, आप बात समझ लीजिए, बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है और भी इलेक्शन आने वाले हैं। अगर शिवसेना में वही लोग जो है
विद्रोह कर रहे हैं या बागी हो गए हैं, जिनको आगे चुनाव लड़ना है। चुनाव जिनको लड़ना है उन्हीं को प्रॉब्लम है। उनको पता है कि अगर आप चुनाव में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। उनको पता है कि हार जाएंगे क्योंकि ग्राउंड पे उनको जाना है, मीनाक्षी इसलिए जी, वो विरोध कर रहे मीनाक्षी हैं। जी, एक बात मैं कहूँ, मतलब 10 सेकंड होगा। मीनाक्षी जी, मुंबई में please बार connect बार कहा जा रहा है कि मुंबई में मीनाक्षी आने के जी, बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे मुंबई में आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आपके पास ऐसा कौन जादू पे छड़ी है, आपके पास ऐसा कौन सा तंत्र है जो कि मुंबई में आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। रही बात, बोल रहे ईडी है, ईडी, अरे ईडी का प्रॉब्लम सबके साथ है। जो आपकी जितने भी 40 विधायक है, क्या सबको ईडी का डर है? इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? जितने आपके विधायक है, आप उन सबके ऊपर आप एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। ठीक है तहसीन जी, सारे के सारे विधायकों पर प्रश्न चिन्ह तो फिर तभी है कि भाई ऐसा कौन सा कर्म किया उन्होंने कि ईडी का भी डर है, सीबीआई का भी डर है। क्या इतने बिकाऊ हैं कि सब खरीदने के लिए तैयार है, वो बिकने के लिए तैयार है? मीनाक्षी जी, एक दो चीज। एक तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन करूंगा कि बीच में ना बोले। ये इंडिया टीवी देश का नंबर 1 चैनल, तो बीच में ना बोले, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। आप लास्ट टाइम भी बीच में बोल रहे थे। मैं 2-3 चीज संक्षेप में बता दूं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब ने एक बात कही, बीएमसी के चुनाव। अभी बीएमसी के चुनाव को कुछ महीने बाकी है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये जो लोग एकनाथ शिंदे जी क्लेम करते हैं उनके साथ है, अधिकतर ये नॉर्थ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के एमएलए है। मुंबई के सारे एमएलए इस वक्त ठाकरे परिवार के साथ है। तो हम जब फैक्चुअली बात करते हैं नेशनल टीवी पे, हमें फैक्चुअल बात करनी चाहिए। हम यहाँ वहाँ की बातें ना करें, हम फैक्चुअल बातें करें। तो मुंबई में इस वक्त कोई दिक्कत नहीं। प्लीज प्रोफेसर साहब, ऐसे नहीं होगा। पहले प्रोफेसर विवेक हम सुनते हैं, पहले सुनते हैं, फिर अपनी राय रखिएगा। पहले सुनते हैं। हाँ, गलत बोल रहे हैं। तहसीन जी बोलिए। ऐसे नहीं होगा ना प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हो। प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर हो, ऐसे क्लास में आप बिहेव करते हो क्या स्टूडेंट्स के साथ? एकनाथ शिंदे एक थाने से, बाकी अधिकतर विधायक का नॉर्थ महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से। चेक कर लीजिए ना आप रिकॉर्ड, फिर आप बोलिए। थोड़ा सा मैं मुंबई से, इस वक्त मुंबई में हूं, मुझे जानता हूं मैं क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड। रुक जाइए प्रोफेसर साहब, बीच में ना बोलिए। अच्छा नहीं लगता प्रोफेसर को डांट लगाए। दूसरी बात, हम जरूरी बात इस पर करते हैं। जैसे नाना ने कहा, बिल्कुल सही नाना ने कहा, स्ट्रेंथ जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे पता चलेगा। अब स्पीकर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब वो कितने दिन आसाम में रहेंगे? मान लो उनके पास नंबर है, 1 मिनट हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं प्रोफेसर साहब की बात कि उनके पास नंबर है, तब भी उनको कहां प्रूव करना है? फ्लोर ऑफ द हाउस में ही प्रूव करना है ना, तो मुंबई में होगा। आसाम में बैठे रैडिसन ब्लू होटल में तो प्रूव होगा नहीं। जो भी नंबर है उनको मुंबई में प्रूव करना होगा। कितने दिन, कितने हफ्ते ये एमएलए अपने परिवार से दूर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर रहेंगे? जो एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये चुनकर आए हैं शिवसेना के चिन्ह के ऊपर, ये चुनकर आए माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के नाम के ऊपर। उनके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और एकनाथ शिंदे जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं। मैं जानता हूं ये कितने परेशान थे जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे। अरे एकनाथ शिंदे जी ऑन रिकॉर्ड गए, शायद इंडिया टीवी पर भी ऑन रिकॉर्ड गए होंगे, ये कहते हुए कि मुझे रिजाइन करना है मराठी के अंदर। आज वो इस चीज में यू टर्न कर दिए। देखिए आपको समझना होगा, ये जो गए 40 विधायक, एक तो 40 है नहीं, जो है 20 से 22 विधायक लौटना चाहते। मैं ऑन रिकॉर्ड दोबारा से कह रहा हूं, मीनाक्षी जी से रिकॉर्ड करना, सरकार नहीं गिर रही, इनके पास नंबर नहीं है। नंबर है तो आइए और नो कॉन्फिडेंस लाइए। नहीं तो वो लौटना चाहते हैं तो फिर लौट क्यों नहीं रहे? किसने रोक रखा है उन्हें? हाँ। संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। बृजमोहन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। पिछली दफा भी आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये संजय जी, तहसीन ये दावे के साथ कहते हैं कि 20 से 22 तो ऐसे जो लौटना चाहते हैं, जो संपर्क में है। थोड़ी देर पहले नाना पटोले भी ये कह रहे थे, भाई लौटना चाहते हैं तो लौट जाए, रोका किसने? उद्धव जी तो कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे खुले हैं, लौटो। देखिए, लौटना तो उनको ही है जो गए हुए बाहर। अगर एकनाथ शिंदे जी कोई बात कह रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व की बात को है, चाहे वो कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन से बाहर आने की बात है, ये बात उनको उद्धव जी के सामने बैठ करके भी कहनी चाहिए। और उद्धव जी के सामने बैठकर जब तक नहीं कहेंगे तब तक इसका सही निष्कर्ष कैसे होगा? हमारी पार्टी के बहुत से नेता इस बात का समर्थन करते हैं जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन से बाहर आना चाहिए। मगर क्या असम में जाकर, गुवाहाटी में जाकर, गुजरात में जाकर इस बात का फैसला होगा? इस बात का फैसला महाराष्ट्र में होगा। तो अगर गुवाहाटी में वो विधायक हैं तो उनके बाहर इतनी फोर्स किस लिए लगी हुई है? अगर वो अपनी मर्जी से है तो इतनी फोर्स किस लिए लगी हुई है? जो अगर वो हिंदुत्व के लिए वापिस बीजेपी के साथ शामिल होना चाहते हैं तो दिल ठोक करके गए ना। किस बात का डर है? उद्धव जी के सामने बैठ करके कहें इस बात को सारे मिलकर के कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं चाहते।
हम नहीं साथ नहीं, लेकिन देंगे। संजय जी, जब शिवसेना के दूसरे लोग भी यही साथ सवाल देंगे। दीपक करसेकर जी से भी पूछा था आज, वो भी बागी विधायकों में से एक हैं, और मैंने जब उनसे पूछा कि अगर आपकी नाराजगी है उद्धव ठाकरे से, आप मिलते, आप अपनी नाराजगी बताते, क्या उन्होंने सुनी नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी उद्धव ठाकरे से नहीं है, हमारी नाराजगी इस पूरे गठबंधन से है। और हमने ऐसा नहीं कि एक बार अपनी बात नहीं पहुंचाई, हमने कई दफा अपनी बात पहुंचाई, और हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया कि जैसे हम चोर हों, चारों तरफ से हमारी गाड़ी को घेर लिया गया, इस तरीके से हमारा व्यवहार किया जा रहा था। अब आप जवाब लीजिए, सवाल को लंबा मत कीजिए आप। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर उद्धव जी के खिलाफ कोई भी नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि जो बात वो कह रहे हैं हिंदुत्व पर, एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन से बाहर आने के लिए, ये बात सही है। उद्धव जी के खिलाफ कोई नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि उद्धव जी इस गठबंधन से बाहर आए, क्योंकि हमारी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ ही रही है। अयोध्या का मामला कांग्रेस ने 70-75 साल तक सोल्व नहीं होने दिया। काशी और मथुरा का मामला अभी तक लटका हुआ है। और ज्ञानवापी मंदिर और ज्ञानवापी मामले में जो संजय राउत जी ने बयान दिया, हम उस बयान से भी सहमति नहीं रखते। क्या मतलब अब हम इस वाले मामले पर क्या सीधा स्पष्ट जवाब नहीं आना चाहिए था हमारी तरफ से? काशी, मथुरा, अयोध्या ये हमारी आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, और इन मुद्दों पर क्या हमारी पार्टी की तरफ से जो बयान अभी तक गया वो सही था? नहीं, मैं उसको सही नहीं मानता, और हमारी पार्टी के ज्यादातर नेता सही नहीं मानते। समय समय पर इस बात को हमारी पार्टी के नेताओं ने कहा है। सबसे पहले मनोहर जोशी जी ने इस बात को कहा था कि ये हमारा नेचुरल गठबंधन नहीं है और हमें बीजेपी के साथ ही गठबंधन बनाना चाहिए। उसके बाद इसी बात को प्रताप सरनायक जी ने भी कहा कि ये हमारा नेचुरल गठबंधन नहीं है, हमें बीजेपी से ही नजदीकी बनानी चाहिए। और आज सारी पार्टी इस बात को कह रही है, तो क्या इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं होना चाहिए कि जो बात सारी पार्टी कह रही है, सारी पार्टी के नेता एक तरफ होकर के कह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस बात पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उद्धव जी के समर्थन में सारी पार्टी है, मगर जो बात एक नाथ शिंदे कह रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। गठबंधन पर विचार होना चाहिए। उद्धव के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ सभी खड़े हुए हैं। देखिए, इस बात में अभी नाना पटोले साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा पहला प्राथमिक कर्तव्य क्या है। हमारा पहला प्राथमिक कर्तव्य महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र के आम आदमी तक जो वायदे किए गए हैं उनको पूरा करना, और महाराष्ट्र का विकास हो, आम आदमी की तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार काम करे। साथ ही साथ हम लोगों का यह भी कर्तव्य है कि हम नफरत फैलाने वाली भाषाओं का उपयोग ना होने दें, नफरत फैलाने वाली राजनीतिक दल का प्रचार ना होने दें। यह हम लोगों का संकल्प है। अगर इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाहर से बैठकर भी अगर कोई बात होती है, नाना पटोले साहब ने यही तो कहा, तो भी हम सरकार को समर्थन देने को तैयार है। पर मूल मुद्दा अभी ये नहीं है। मूल मुद्दा यह कि क्या सचमुच शिवसेना जिस विचारधारा की बात बार बार लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, उनकी ये विचारधारा थी, मुझे ऐसा लगता है इसी में किसी प्रकार का कोई स्पष्टता नहीं है। मैं बचपन से देख रहा हूं शिवसेना को। मैंने हमेशा ये पाया कि शिवसेना और शिव सैनिक ने हमेशा अपने वायदे के ऊपर जान दी है। अगर उन्होंने कोई वायदा कर लिया है तो उस वायदे को उन्होंने निभाया है। ना वो धोखा देते हैं, ना वो धोखा खाते। मीनाक्षी जी सुन लीजिए, नहीं सर, आप गठबंधन के साथ ही आपकी प्राथमिकता तो होनी ही चाहिए सरकार बचाने की, लेकिन इस वक्त उद्धव ठाकरे जी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आप जरा उनके नजरिए से इस स्थिति को जरा देखने की कोशिश करें। पार्टी के अंदर दो फाड़ अगर नजर आ रही है, उसके पीछे कारण शरद पवार और कांग्रेस सोनिया गांधी बताए जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय तो शिवसेना के लिए। आप कितना समर्थन देते, पार्टी में दो फाड़ हो गई तो आपके समर्थन का करेंगे क्या उद्धव ठाकरे जी? मीनाक्षी जी, फिर मैं स्पष्ट कर दूं, पार्टी और विधायक दल दोनों अलग अलग चीजें हैं। विधायक तो पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, उस पर करोड़ों लोग हैं। तो दोनों चीजों में फर्क है। ये अगर 55 लोग मिलकर या कोई 30-32 लोग मिलकर या 20 लोग मिलकर या 15 लोग मिलकर ये सोचते हैं कि वो शिवसेना है, तो मैं फिर से कहना चाहता हूं ये गलतफहमी है। वो शिवसेना नहीं है। शिवसेना तो करोड़ों लोगों में फैली हुई है। महाराष्ट्र के अंदर उनकी मेंबरशिप सबसे ज्यादा है। तो क्या उनसे उन्होंने ये राय दी है क्या? और जो बार बार ये हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं वो भी स्पष्ट कर दूं, अगर हिंदुत्व की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ते? भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा है धोखा देने पे। धोखा देने पे मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि शिव सैनिक को शिवसेना का जो प्रथम कर्तव्य है वो अपनी बात पे अडिग रहना है, अपने वचन को निभाने का है।
रिजवान किसी जी, को धोखा लेकिन देते संजय हैं, जी क्या ना वो कह रहे हैं, धोखा आपको उन्हें खाते भी हैं। सुनना चाहिए। संजय जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो एनसीपी को हो रहा है। संजय जी, सही सुन रही थी मैं, यही कह रहे थे आप? ऐसा है, संजय भाई रहते हैं दिल्ली में, आज ये सबसे बात तो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र विभाग- में जो सरकार नहीं, सुने ना, चलाने एक वाले बार लोग हैं, उनसे रिजवान जी पूछिए। संजय जी को सुन ले वापस से। एक मिनट, जानते तो पूरे देश की बात है हम, कहीं रहने से क्या ताल्लुक होता है इस नहीं, बात का। उनकी ऐसा बात है कि आ जाए, हर जिले के वो पायलट मंत्री फायदे हैं, नुकसान हर की जिले बात के कर पायलट रहे हैं। मंत्री जरा हैं, और विधानसभा एक में मिनट जो उनकी बजट बातों पारित को हुआ सुनने है, आ जाऊंगी मैं उस आपके पास। पारित बजट के अनुसार ही काम हो रहा है। ठीक है संजय जी, किसको फायदा आप हो रहा है, किससे सुनिए। नुकसान हो रहा है? देखिए, जो बात एक नाथ शिंदे जी कह रहे हैं और वो जो विधायक कह रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिलता, तो ये बात भी सही है। 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा एनसीपी ने किया अपने विकास कार्यों पर, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा कांग्रेस ने किया अपने विकास कार्यों पर। जो मेरे पास आंकड़े हैं, हो सकता है सही हो या नहीं हो, लेकिन मेरे पास ये आंकड़े हैं। और संजय भाई, आपके पास 50,000 करोड़ का खर्च विकास, सिर्फ 50,000। एक मिनट ना, प्लीज मोदी रुकिए। का बजट देख सिर्फ लीजिए, 50,000 करोड़ का खर्चा शिवसेना के राज्य के अंदर शिवसेना ने किया है। भरपूर बजट है। ये बात तो विधायक कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये बात विधायक कह रहे देखिए हैं, ना, ये हम नहीं कह रहे। बहाना- सरकार चलाने का बहाना- मतलब जितने ऐसा है, महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा आपने वो फायदा इससे कहानी सुनी आपको है, होगी ना, शेर सबसे और- ज्यादा शेर नुकसान और अगर इससे मेमने किसी की, को हुआ है तो कि शिवसेना शेर को हो रहा पानी पी है रहा और था। आगे भी होगा। नीचे बीजेपी के साथ शेर और गठबंधन मेमने करके वाली बात है। आपको कभी भी अब फायदा नहीं हो उनको सकता, तो शिकार क्योंकि करना वो है। अहम विभाग आपको मिल ही नहीं सकते। आप बीच में लगातार मत बोलिए, आप बीच में लगातार मत बोलिए। आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था इस बात को। आज हमारी पार्टी के अंदर इस बात को बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा, सांसद बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, पार्षद बोल रहे हैं, आम सैनिक, शिव सैनिक बोल रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत दिनों का गुस्सा है ये सबका। क्या विकास कार्यों पर, क्या सबसे महत्वपूर्ण विभाग आज एनसीपी के पास नहीं? होम मिनिस्ट्री आज एनसीपी के पास है, आज फाइनेंस विभाग एनसीपी के साथ है। सबसे ज्यादा फायदा अगर सरकार में किसी को हो रहा है तो सिर्फ एनसीपी को हो रहा है, कांग्रेस को हो रहा है। शिवसेना को तो सिर्फ नुकसान हो रहा है। और अगर अभी भी इस गठबंधन से बाहर नहीं आए तो हम जानते हैं कि आगे चल करके और बहुत नुकसान होगा हमारी पार्टी को। तो इसलिए जो मांग एक नाथ शिंदे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। समीर देसाई जी को मुझे लगता है अब इस चर्चा में लाना होगा। देखिए, शिवसेना के ही नेता संजय गुप्ता अगर ये कह रहे हैं कि पार्टी के सांसद, पार्टी के विधायक, पार्टी के पार्षद अगर नाराज हैं तो ये चिंता का विषय होना चाहिए पार्टी के मुखिया का। मीनाक्षी जी, संजय जी ने जो भी कहा यह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। मैं उनके व्यक्तिगत मत का सम्मान करता हूं या मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना नहीं चाहता हूं। वो अपनी जगह अपना मत रखने के लिए स्वतंत्र है। शिव सैनिक के अगर नाते से आप मुझसे पूछें तो सबसे पहले एक समझ लीजिए, आपने कुछ देर पहले कहा था कि उद्धव साहब ने एक भावनात्मक अपील की। उद्धव साहब ठाकरे परिवार एक सामान्य महाराष्ट्रीयन परिवार है और मराठी आदमी ये भावुक ही होता है। तो एक दूसरा, उद्धव साहब ने किस परिस्थिति में ये अलायंस बनाया है, ये नेचुरल अलायंस नहीं है, ये बताने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है ये नेचुरल अलायंस नहीं है। लेकिन ये अननेचुरल अलायंस करने के लिए शिवसेना को और उद्धव ठाकरे जी को मजबूर किसने किया, इसके ऊपर भी चिंतन होना अत्यंत जरूरी है। आप जिस विकास कार्य की संजय भाई बात करते हैं, तो एक बात जरूर है कि ये विकास कार्य जो हुआ है वो महाविकास आघाड़ी ने किया है, जिसका नेतृत्व उद्धव साहब कर रहे हैं। समीर देसाई जी, उसका संजय भाई एक एक करके संजय जी सुनिए पहले समीर देसाई को, फिर मैं आऊंगी आपके पास। संजय भाई मेरी बात सुनिए। हम दोनों आपस में बहस करें तो बहुत गलत प्रेसिडेंस जाएगा बाहर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। रहा सवाल मैंने जैसे कहा कि जिन लोगों को, जिन आमदारों को ये 2.5 साल से लग रहा था, मैं बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि किसने रोका था आपको राजीनामा देने से, और राजीनामा देकर आप जिस अपने स्वतंत्र पक्ष से या किसी भी मत से आप फिर एक बार जनता के बीच चले जाते, आप अपना राजीनामा दे देते। आप चुनकर आए हो शिवसेना के नाम पर, आप चुनकर आए हो बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर, आप चुनकर आए हो उद्धव जी के नेतृत्व में। आप बाला साहब की सारी बातें याद रख रहे हो, सारी बातें बार बार सुना रहे हो। ये बात कैसे भूल गए बाला साहब ने जो कहा था कि मेरे पश्चात मेरे उद्धव का ख्याल रखना, ये कैसे भूल गए आप? तो मीनाक्षी जी, मैंने जैसे कहा कि मैं अपने और उद्धव जी की जिम्मेदारी नहीं है अपने सांसदों का, अपने विधायकों का, अपने पार्षदों का ख्याल रखना। मीनाक्षी जी, आप गए 2.5 साल से महाराष्ट्र अगर आप कवर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए
कि महाराष्ट्र में गए 2.5 साल से कोई ना कोई नेचुरल या और इमरजेंसीज महाराष्ट्र को घेरे हुई है। 2 साल का समय हमारा कोरोना में गया हुआ है। 3 टाइप के नेचुरल कैलेमिटीज को महाराष्ट्र ने उसका सामना किया है। उद्धव जी की शस्त्रक्रिया हुई है। इसके पश्चात भी कोविड के समय में इस भारत के सबसे अव्वल नंबर के अगर मुख्यमंत्री जिन्होंने काम किया, इसका न्यूट्रल और जनरल सर्वे जब हुआ था, निष्पक्ष सर्वे जब हुआ था, तब उसमें उद्धव जी का नाम 1 नंबर पर आया था। अब आप मेरे को बताइए मीनाक्षी जी, जो आमदार ये रिबेल एक्टिविटी करने के लिए किसी भी कारण के वजह से अगर तैयार हुए हैं, क्या कारण देंगे वो? ऐसे ही कुछ कारण देने पड़ेंगे कि विकास हमारा नहीं हुआ, उद्धव जी मिले नहीं, उद्धव जी ने टाइम नहीं दिया। 2.5 साल, आप 2.5 साल की तुलना अपने 25-30 साल के करियर से करते हैं, जिस शिवसेना ने आम आदमी थे। देखिए, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को सलाम है। आपकी बातों को यदि मैं सच भी मान लूं, आप ये कह रहे हैं ना 2.5 साल ऐसा नहीं महाराष्ट्र के लिए खराब रहा, बाकी देश के लिए भी बहुत खराब रहा, बाकी राज्यों के लिए भी खराब रहा। हम ये कह सकते हैं कि कोविड का प्रकोप जितना ज्यादा महाराष्ट्र में था, शायद बाकी राज्यों में उतना नहीं रहा होगा, लेकिन सभी मुख्यमंत्रियों के सामने एक ही चुनौती थी, सभी मुख्यमंत्रियों ने उस चुनौती से लड़ा भी। लेकिन जो आज 2 फाड़ शिवसेना में हुई, वो बाकी पार्टियों में तो नहीं हुई, बाकी मुख्यमंत्रियों के सामने तो वो चैलेंज नहीं आया। मैं इसलिए ये कह रही हूँ तहसीन, देखिए आप बार बार इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं कि चुनौती तो सभी के लिए कोविड की बराबर ही थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे की अपनी पार्टी में 2 फाड़ हो जाना, ये कमी कहीं ना कहीं तो दोनों तरफ से रही है। अब मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना चाहूंगा इस पे। मैं कोविड का, संजय जी प्लीज, अब संजय जी मेरा मौका है प्लीज। अभी कोविड को लेकर मैं उसका पहला शॉर्ट में आंसर देकर फिर मैं अपनी बात रख दूंगा। कोविड में महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती ये थी कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है इस मुल्क का महाराष्ट्र देता है, और 50,000 करोड़ करीबन नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने महाराष्ट्र को नहीं दिया था कोविड के समय। वो पैसा रिलीज ही नहीं किया था, तो बिना पैसे के कोविड के साथ लड़ना था, जो पैसे बीजेपी राज्यों को रिलीज हो रहे थे लगातार। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि जो आपने सवाल पूछा और जो एकनाथ जी के बारे में बातचीत हो रही थी, मैं आपके शो पे एक चीज को कंफर्म करता हूं कि अगर एकनाथ शिंदे जी ये कहते कि उनकी लगातार उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात नहीं हो रही थी, तो कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, वर्षा के अंदर मुलाकात हुई। ये जो हमारे एमएलसी के चुनाव थे, उसकी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे जी को थे। एकनाथ शिंदे जी स्वयं सभी विधायकों को ले आए आदित्य ठाकरे के साथ। ये मुलाकात वर्षा के करीबन 6-6:30 बजे शाम को हुई। 3 या 4 बार लास्ट वीक में मुलाकात हुई। तो अगर एकनाथ शिंदे जी इतने ही दुखी थे, तो उस वक्त उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ ये बात क्यों नहीं उठाई? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं नेचुरल अननेचुरल अलायंस। ये जो बिहार में जेडीयू है, ये क्या नेचुरल अननेचुरल अलायंस था? वही जेडीयू जिसने चुनाव लड़ा था कांग्रेस और आरजेडी के साथ, फिर उनको जाना पड़ा बीजेपी के साथ। ये बीजेपी का नेचुरल अलायंस है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू तो कभी साथ ही रहे ही थे ना। करेक्ट, रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? जेडीयू आया कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ, गठबंधन को मैंडेट, उस गठबंधन को मैंडेट मिला, महागठबंधन को। फिर बीजेपी ने कैसे सरकार तोड़ी? देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ गए, जितने भी क्षेत्रीय दल गए, चाहे वो अकाली दल हो, जेडीयू हो, जेडीएस हो, वो सारों को समाप्त करने का काम बीजेपी ने किया है। और शिवसेना इससे बचना चाहती है। अगर, जैसे नाना ने आपके शो पे कहा, अगर शिवसेना के विधायकों को लगता है कि कांग्रेस के साथ कोई दिक्कतें है एनसीपी के साथ, वो बाहर रहकर उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को वो खबर पहुंचा देते हैं। बहुत बड़ी खबर, शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव समर्थक अब सड़कों पर उतर आए हैं। मुंबई के कुर्ला नेहरू नगर से बागी शिवसेना विधायकों के दफ्तर पर उद्धव ठाकरे समर्थक शिव सैनिकों ने हमला कर दिया है, और शायद ये इमोशनल अपील भी इसलिए थी। शिव सैनिकों का गुस्सा अब बागी विधायकों पर उतर रहा है। उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है। बागी विधायकों के दफ्तर से इसकी शुरुआत हुई है। बागी विधायकों के दफ्तर पर तोड़फोड़ की जा रही है। संजय जी, आप रिस्पॉन्स करना चाह रहे थे। देखिए, जो बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं उस बात का समर्थन किया जा सकता है, मगर आज भी सभी विधायक उद्धव जी के समर्थन में ही हैं, और पार्टी हमेशा उद्धव जी की ही रहेगी, और शिवसेना उद्धव और ठाकरे फैमिली से ही जानी जाएगी। अगर जो बात वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और पार्टी को बचाने की जरूरत है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मगर जो
हमारा हिंदुत्व है और जो हमारी पार्टी के विधायकों की भावना है और जो हमारी पार्टी के लोगों की भावना है उसकी कद्र करनी भी जरूरी है। बाला साहब ने बिना सरकारों के सरकार चलाई और हिंदुत्व पर ही सारी राजनीति की। कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, एनसीपी के साथ खड़े होकर के हम जितना भी दम भर लें हिंदुत्व का, लोग नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं ये हिंदुत्व नहीं है। पूरे देश के अंदर ये बातचीत है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। उद्धव जी के काम की सराहना ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी किया है और सारा देश और दुनिया उनके काम की सराहना करता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिस तरह से काम किया है उसकी सराहना किए बिना रहा नहीं जा सकता। लेकिन पार्टी की एक विचारधारा होती है, पार्टी की एक लाइन होती है, एक भावना होती है, वो भावना आज आहत हो रही है और उस भावना को समझने की जरूरत है और सही डिसीजन लेने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर विवेक सिंह, एंड गेम क्या देख रहे हैं? एकनाथ शिंदे के पास ताकत है तो लौटकर मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, जब समय होगा मीनाक्षी तो मुंबई भी आएंगे और जब फ्लोर टेस्ट की बात हो रही वो भी होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र जो है, मैं तहसीन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि अगर जो है कांग्रेस जो है और बीजेपी में यही अंतर है कि बीजेपी जिस गठबंधन के साथ जो है रही वो उस गठबंधन की पार्टी से आगे निकल गई और कांग्रेस जिस गठबंधन के साथ रही उसको अपने आप को ही समाप्त कर लिया। इस बात से मैं सहमत हूँ। रही बात बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा कि शिवसेना और एनसीपी, देखिए शिवसेना और एनसीपी एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव था। लगातार शिवसेना की लड़ाई जो है एनसीपी से रही है। आप पता नहीं कौन सा इतिहास लोगों को बताना चाहते हैं। आप ऐसा अथक जो है निरर्थक आप प्रयास मत करिए। लोगों को पता है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों एक दूसरे से जो है उनकी लड़ाई लगातार होती रहती थी। रही बात जो है शिंदे जी की, तो बिल्कुल स्पष्ट है, उनके कैलकुलेटर से भी स्पष्ट है कि उनके पास जो है संख्या बल है और आज के तारीख में अगर आपके पास संख्या है तो आपके पास सब कुछ है। बिल्कुल, संख्या है तो सब कुछ, और संख्या का टेस्ट तो फ्लोर पर ही होगा। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि सदन पर ये लड़ाई कब लड़ी जाएगी। लड़ाई गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक लड़ी जा रही है लेकिन सदन तक मामला नहीं पहुंच रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर विवेक सिंह, साथ ही तहसीन, संजय गुप्ता, समीर देसाई, आप सभी का बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।